कहीं दहक उठे शोले, कहीं बरसात हो गई बेरहम, कहीं धधक रहे हैं जंगल। उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर, दक्षिण में सैलाब का संकट, सुलग रही है आग। दिल्ली से यूपी और गुजरात तक धधकते शोलों से आई शामत। कहीं जली फैक्ट्री, कहीं जली कार। गर्मी रुलाए, आग सताए, दहकता आसमान, धधकती धरती। दिखाएंगे किस तरह से उत्तर में आग लगी हुई है तो दक्षिण में बाढ़ के हालात हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस आग की करेंगे जिसको बुझाने के लिए आज चॉपर का सहारा लेना पड़ा। और ये आग कहीं दूर दराज जंगल में नहीं थी, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में थी। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक रबर फैक्ट्री में आग लगने से सनसनी फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली और इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में एयरफोर्स के चॉपर की मदद लेनी पड़ी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से 19 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के मालवीय नगर में बेकाबू आग। 19 घंटे तक आग ने मचाया तांडव। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की लेनी पड़ी मदद। तस्वीरें दिल्ली में लगी भीषण आग की हैं। आग की लपटें आसमान छू रही हैं और उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण आग सब कुछ जला देने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि मालवीय नगर के एक रबड़ गोदाम में आग मंगलवार 3 से 4 बजे के आसपास लगी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को खबर दी। बताया जा रहा है कि आग एक ट्रक में रखे केमिकल की वजह से लगी, जो फैलकर गोदाम तक पहुंच गई। आग 3:15 बजे के करीब लगी थी। ये एक ट्रक था जिसमें केमिकल्स थे, वो अनलोड होना था, उससे स्टार्ट हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। जहां आग लगी उसके एक तरफ एक स्कूल है तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाका, इसलिए खतरा बड़ा था। लिहाजा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की टीमों ने मोर्चा संभाला और किसी भी अनहोनी को टालने की कोशिश शुरू की। इस आग की वजह से 13 बिल्डिंगों को खाली कराना पड़ा। आसपास के मकानों में मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। आग के साथ इलाके में फैले धुएं से लोग ज्यादा परेशान हुए। दमकल की 100 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। विकराल आग को काबू में करने में नाकाम रहने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद मांगी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। तब कहीं जाकर भीषण आग की लपटें शांत हुई, लेकिन आसमान में छाया धुएं का गुबार इसके खौफ की कहानी बयां करता रहा। जो मटेरियल है वो हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल उसमें जो है सीधा धुआं जो है ज्यादा निकलता है, इस वजह से वो धुआं है। ये रबड़ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर ये हादसा बड़ा होता तो जिम्मेदारी किसकी होती, ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। रिजवान आरिफ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और दिल्ली में आग ने हाहाकार मचाया तो ग्वालियर में मासूमों की जान जाते जाते बची। जिला अस्पताल के इंक्यूबेटर में अचानक से आग लग गई और 23 नवजात बच्चे इसमें फंस गए। बिस्तर पर लेटा है मासूम, नीचे धड़क रहे हैं शोले, लपटें विकराल हो रही हैं, लेकिन ये मासूम तो किसी को पुकार भी नहीं सकते। पूरा वार्ड नवजात बच्चों से भरा पड़ा है और उनकी जान खतरे में है। ग्वालियर के जिला अस्पताल में 23 मासूमों को मौत ली जाने को बेताब है। SNCU वार्ड में रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इंक्यूबेटर धुधु कर जलने लगा। आग विकराल हो रही थी, लेकिन वहां मौजूद नर्स ने सूझबूझ दिखाई, फौरन आगे बढ़ी और प्लग बाहर निकाल दिया। बिजली बंद करवाई गई और फिर आग बुझाकर बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कहना गलत है कि पूरे उसमें दिक्कत नहीं, केवल एक टेबल पर जिस पर फोटो यूनिट लगी हुई थी, उसके नीचे जो है ना, नीचे जो वायर्स रहते हैं उनमें किस वजह से वो बाद में पता लगेगा, उस वजह से आग लगी थी। लेकिन बाकी जगह यूनिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बताया जा रहा है कि आग के लपटें करीब 40 सेकंड तक उठती रही। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि SNCU में बिजली की फिर से फिटिंग होनी है। इसके लिए 18 मई को टेंडर भी जारी किया जा चुका है। तब तक इस यूनिट को बंद रखने के लिए हेडक्वार्टर को लिखा गया था, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि जब बिजली की फिटिंग में फॉल्ट था तो फिर इंक्यूबेटर में नवजात को रखा क्यों गया। क्या जानबूझकर मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया?
आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक आग से हाहाकार मचा रहा तो मैंगलोर में लोग बरसात का सितम झेलते हुए नजर आए। कर्नाटक के तटीय जिलों में किस तरह से आपको दिखाएंगे कि बाढ़ से लोग दो चार हुए इस मौसम में। मैंगलोर और उडुपी में मंगलवार को करीब 9 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। उदयनगर में बारिश से हुए हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर है, तो वहीं तेज बारिश के चलते एक पुल ढह गया। बताया जा रहा है कि एक दिन में यहां करीब 27 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो एक रिकॉर्ड है, और इसकी वजह से कई जगहों पर पानी घरों तक घुसा। मैंगलोर में पिछले 10 साल में कभी भी एक दिन में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज नहीं हुई थी। बारिश से बिगड़े हालात के बीच गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव काम में लगाया है। आज मैंगलोर में मानसून के दस्तक देने का अनुमान भी जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को हुई बारिश मैकून तूफान की वजह से हुई है। पनाम्बूर में 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सुबह तक करीब 33.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद आज स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। मई की शुरुआत में ही मौसम लोगों के लिए एक पहेली और एक मुसीबत बनता जा रहा है। अब जाते जाते भी मई में मौसम की बेरहमी का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज फिर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आंधी तूफान का खतरा जताया गया है, तो वहीं बिहार, उड़ीसा में धूल भरी आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तूफान का खतरा जताया है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का दौर कहा जा रहा है कि लगातार जारी रहेगा। तो मई में जिस तरह से तूफान से मौत का सितम हमने देखा, तो जाते जाते भी मई धूल से दो चार कराएगा। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि मानसून ने वक्त से पहले केरल में दस्तक दे दी है। यह अलग बात है कि कर्नाटक में प्री मानसून शावर से लोगों की मुसीबत तो बढ़ी है, लेकिन गर्मी से निजात जरूर मिली है। इन फुहारों के बीच लोगों ने कैसे राहत महसूस की है और किस किस इलाके में कब मानसून दस्तक देगा, आइए आपको भी हम जानकारी दे देते हैं कि मानसून की दस्तक उत्तर भारत में कब कब होने वाली है। राजस्थान 15 जून तक मानसून अगर इसी रफ्तार से बढ़ता चला तो पहुंच जाएगा। 6 शहरों में फिलहाल पारा 46 को पार कर गया है, तो बेसब्री से इंतजार है मानसून का। मध्य प्रदेश में पारा 45 पार हो चुका है 5 शहरों में। 10 जून को मौसम विभाग ने स्टडी करके बताया है कि मानसून पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ तक मानसून पहुंचेगा 8 जून को। 2 शहरों में पारा 44 के पार रिकॉर्ड अभी से मई के महीने में किया जा चुका है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के अलहदा, मानसून आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में प्री मानसून शावर जो है वो 15 जून तक हो जाएंगी। बिहार में 5 जून, झारखंड में भी 5 जून और जम्मू कश्मीर 1 जुलाई तक मानसून जो है वो पहुंचेगा। और अब बात करते हैं तेल की कीमतों की, जिसने आज 1 पैसे की कीमत आप सबको महसूस करा दी। तेल की कीमतों में दरअसल फजीहत के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सफाई आई है। कहा पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब 1 पैसे की कटौती हुई हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में जब लाया जाएगा तो दाम घटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह सुबह खबर आई कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो लगभग 60 पैसे 57 पैसे जो हैं वो घटे हैं, लेकिन उसके बाद करेक्शन आया कि एक टाइपिंग एरर था और 1 पैसे ही कीमत जो है वो कम हुई है, जिसके बाद ट्रोल होने लगा सोशल मीडिया पर। लोगों के बीच में मजाक बन गया 1 पैसे की ये कटौती। देश में 1 पैसा 46 साल पहले बंद हो गया था। 1 पैसा यानी 1 रुपए का 100वां हिस्सा। और आज सुबह सुबह लोगों को पेट्रोल की कीमतों में कटौती का जब इतना ही तोहफा मिला तो ये किसी मजाक से कम नहीं लगा लोगों को। तेल की कीमतों में से जनता त्रस्त है और ऐसे में जनता के जख्मों पर मानो किसी ने 1 पैसे का नमक रगड़ दिया हो। और इसीलिए पेट्रोलियम मंत्री अब शाम होते होते सफाई दे रहे हैं। 16 दिनों तक लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमतों में 60 पैसे की राहत चंद मिनटों में ही काफूर हो गई। जब तेल कंपनियों ने साफ कर दिया कि कटौती 1 पैसे की है, भाई वो तो टाइपिंग एरर था। अब ये सुनना था कि लोगों का गुस्सा अब भड़क गया। केवल जनता धोखा देने का काम सरकार कर रही है। केंद्र सरकार 1 पैसे की कोई कमी होती है तो जनता था मजाक किया उनने। आप इनके 20 रुपये बढ़ा दें फिर 1 पैसा कम कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो है जनता के साथ धोखा कर रही है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है तो बेतहाशा बढ़ोतरी की जाती है और कमी करने की बारी आती है तो 1 पैसा या 2 पैसा कम की। और आगे बढ़ते हैं, बात बंगाल की राजनीति की करते हैं, जहां बीजेपी विरोध का रंग अब ऐसा लग रहा है मानो खूनी हो चला हो। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद सवाल सुलग रहे हैं और बीजेपी हमलावर है, टीएमसी पर खूनी राजनीति का आरोप लगा रही है। अब क्या हुआ है बंगाल की राजनीति में खूनी संग्राम, देखिए इस रिपोर्ट में। पेड़ से टंगा शव, जमीन पर धमकी भरा पोस्टर और इसके इर्द गिर्द सुलग रही है बंगाल की राजनीति।
क्या पश्चिम बंगाल में दीदी का विरोध करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी, या पोस्टर की आड़ में हो रही है कोई साजिश? पुरुलिया जिले के बलरामपुर में 18 साल के युवक की हत्या से सनसनी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के युवा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो का पहले अपहरण हुआ और फिर बेरहमी से मार डाला गया। त्रिलोचन की मां का कहना है कि हत्यारों ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए थे। किसी तरह त्रिलोचन ने फोन किया और अपनी हत्या कर दिए जाने का शक जताया और फिर मिली त्रिलोचन की डेड बॉडी, जिसके साथ चिपका था धमकी भरा पोस्टर। আমরা তো চাইছি যে এটা টিএমসি করেছে। আজকে তৃণমূল যেখানে বলরামপুরে 2011 এত হিংসা, এত হানাহানি, এত খুন, আজ 2017-18 পর্যন্ত কোথাও কোনো মানে উল্লেখ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নাই। আর আজকে আমাদের কি প্রয়োজন আছে, যেখানে আমাদের 7টা জিপিএ ওরা অ্যাবসোলিউট মেজরিটি পেয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে, জেলা পরিষদে, আমরা খুনের রাজনীতি করতে গিয়ে আজকে হতাশা থেকে। कुछ लोगों को इसमें टीएमसी का हाथ दिखता है। टीएमसी के स्थानीय नेताओं को इससे इनकार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। প্রাথমিক তদন্তে কিছু পার্সোনাল এনিমিটি বা পার্সোনাল গ্রাজ পাওয়া যাচ্ছে। আর আমরা পুরোটা ভালোভাবে তদন্ত করে দেখব, সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেব। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सुलगते सवालों की कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह लड़ाई राजनीतिक है या फिर कहीं कोई साजिश तो नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल बंगाल में सवाल इसलिए भी गर्मा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में राजनीति से जुड़े कई लोगों की मौत हुई है। 14 मई को पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में कम से कम 12 लोग मारे गए। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2016 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से जो झड़पें हुई उनमें 91 घटनाएं हुई हैं झड़पों की और 205 लोग हिंसा का शिकार हुए हैं। इससे पहले यानी वर्ष 2015 की बात करें तो राजनीतिक झड़पों की कुल 131 घटनाएं सामने आई थी और 184 लोग इन हिंसा में मारे गए थे। 2013 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से 26 लोगों की हत्या हुई थी, जो किसी भी राज्य में अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा था। और अब पुरुलिया में हुई हत्या के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हम लोगों को मार रहा है वो भी तृणमूल, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को मार रहा है वो भी तृणमूल, तृणमूल को मार रहा है वो भी तृणमूल। आज देखिए ना, पूरा बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुआ, जो निर्दलीय प्रार्थी उन लोगों को कितना वोट मिला, 29% वोट निर्दल कैंडिडेट को मिला। 29% में 99% तृणमूल का लोग है, जो आज तृणमूल में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बात सोच रहा है। और जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अगवा कर युवती से गैंगरेप। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर ओला ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुड़गांव से लड़की हुई थी किडनैप। लखनऊ के मडियाव में बदमाश ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली। बच्चे के शोर मचाने पर भागा हमलावर। प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग का शक। गोरखपुर में सट्टेबाजी के खेल में खून खराबा। चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या, 3 जख्मी। फाइनल मैच में पैसों को लेकर हुआ था विवाद। मुंबई से सटे ठाणे में फार्मा कंपनियों के साथ फ्रॉड के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल। कई लोगों से ठगी का आरोप। गुजरात के बनासकांठा में एक शख्स की जबरन मूंछ मुड़वाने का वीडियो हुआ वायरल। मुंडन के कार्ड में अपने नाम के आगे सिंह लिखने पर हुआ था विवाद। मिशन एक्ट ईस्ट के पहले पड़ाव पर इंडोनेशिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, तो उसकी वजह है उनका खास अंदाज। कूटनीतिक मंथन से आगे बढ़कर उन्होंने न सिर्फ वहां बसे भारतीय बल्कि इंडोनेशियाई लोगों का भी दिल जीत लिया है। आपको दिखाते हैं किस तरह से इंडोनेशिया की धरती पर मोदी के रंग नजर आए आज। परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने दोस्ती की नई इबारत गढ़ी। कूटनीतिक मंथन के बीच परदेश में उस रंग से आपको रूबरू करवाते हैं जो सुर्खियों में है। इंडोनेशिया की धरती पर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्तिकलाल में पीएम मोदी का ये अंदाज दिखा। मस्जिद परिसर में लगे ऐतिहासिक नगाड़े पर हाथ आजमाया। माह रमजान में मस्जिद में पीएम मोदी की मौजूदगी और इस अंदाज ने इंडोनेशिया का दिल जीत लिया। इंडोनेशिया में मिनी इंडिया बसता है। गुजरात की तरह यहाँ भी
पतंग महोत्सव की रौनक नजर आई। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विदोदो ने पतंग उड़ाई। डोर और पतंग की उड़ान की तस्वीरें गवाह हैं कि इंडोनेशिया भारत के कितने करीब है। मोदी मोदी की गूंज और हिंदुस्तान के रंग। इंडोनेशिया में बसे भारतीयों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो नजारा नायाब दिखा। हाथ में तिरंगा लेकर भारतीयों ने अपने पीएम का इस्तकबाल किया। दुनिया भर में मशहूर अर्जुन रथ पार्क का पीएम मोदी ने दीदार किया। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत काल से जुड़ी आस्था की निशानियों को कितना सहेज कर रखा गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस ऐतिहासिक स्थल को अद्भुत कहा। मिशन इंडोनेशिया में पीएम मोदी जब भारतीयों से रूबरू हुए तो पूरा हॉल मोदी मोदी से गूंज उठा। मेगा शो में उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच कड़ियां भी जोड़ी और भारतीयों से मन की बात भी की। आंखों को पाने में आपको पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। अनुभव है ना कि भूल गए हैं? और अभी भी आपके मन में वही छवि हो सकती है, लेकिन आज देश बदल चुका है। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखा। जैसे ही पीएम मोदी परदेश में बसे भारतीयों के बीच पहुंचे, इस खास पल को लोग मोबाइल में कैद करना नहीं भूले। टीम न्यूज़ नेशन। और अब देखते हैं दुनिया भर की खबरें फटाफट अंदाज में वर्ल्ड व्यू। यूरोप के बेल्जियम में लोन वुल्फ अटैक, आतंकी ने भीड़ पर की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत। फायरिंग के बाद जोर जोर से धमकी दे रहा था आतंकी। सीरिया के अल असद में रिफ्यूजी कैंप के पास बमबारी से हड़कंप, हजारों लोग रिफ्यूजी कैंप छोड़ने पर हुए मजबूर, दूर दूर तक फैला काला धुआं। सीरिया में जारी तनाव के बीच चीन की एंट्री, बेल्जियम में चीन के राजनयिक ने कहा कि सीरिया को बचाने के लिए बड़ी ताकतों को आगे आना होगा, यूएन में उठाया जाए मसला। आसमानी बिजली से थमी लंदन की रफ्तार, हीथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही ठप, हजारों मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी। 27 मई को बिजली गिरने के बाद से खराब है मौसम। जापान में समंदर के ऊपर एयर रेस का रोमांच, हवा के जांबाजों ने दिखाए आसमानी करतब। चैंपियनशिप में जापान के हीरो याशिंगते को ऑस्ट्रेलियन हॉल ने दी मात। और सिंगापुर में 12 जून की तारीख पर पूरी दुनिया की नजर है। तैयारी है यहाँ के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन की पहली मुलाकात होगी। दोनों ओर से अब तक जुबानी वार को दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन सिंगापुर में उस वक्त लोग चौंक गए जब किम जोंग सिंगापुर की सड़कों पर घूमते नजर आए। क्या हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप भी चौंक गए? आप भी सोचने लगे कि क्या ये नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन है जो हाई प्रोफाइल सुरक्षा घेरा तोड़कर सैर सपाटे पर निकले हैं, तो कभी स्ट्रीट फूड का जायका चख रहे हैं। लोग हैरान हैं कि परदेश का मेहमान उनके बीच ऐसे कैसे आ गए। ये तस्वीरें हैं सिंगापुर की, जहां सड़क पर किम जोंग कूल अंदाज में निकले तो लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जरा रुकिए जनाब, ये किम जोंग नहीं बल्कि उनके हम शक्ल हवार्ड जे हैं। नैन नक्श और हाव भाव ऐसा कि कोई भी धोखा खा जाए, और ऊपर से ड्रेस और हेयर स्टाइल भी किम जोंग की तरह। हवार्ड जे ने सब कुछ कॉपी कर लिया और सैर सपाटे के लिए उसकी धरती को चुना, जहां कुछ दिन बाद सबसे बड़ी मुलाकात होनी है। सब कुछ ठीक रहा तो किम जोंग और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 12 जून को सिंगापुर में मिलेंगे और दुनिया ये महामिलन की गवाह बनेगी। फिलहाल किम जोंग के हम शक्ल से काम चलाइए। इनका मकसद है कि वो माहौल बनाना चाहते हैं। दुनिया को अपनी एटमी मिसाइलों से डराने वाले किम जोंग अब बदले बदले अंदाज में हैं। वो पीस और डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। यही वजह है कि दिनों दिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ रहा है, और इसी को भुनाने के लिए उनके हम शक्ल सड़कों पर जब निकलते हैं तो खास चेहरा बन जाते हैं, जैसा कि इन महाशय के साथ हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और साफ पानी से बना दुनिया का सबसे बड़ा मोती नीदरलैंड में नीलाम होने जा रहा है। करीब 300 साल पुराने इस मोती को स्लीपिंग लाइन का नाम दिया गया है। 21 मई को इसकी नीलामी शुरू होगी। शुरुआती बोली ही 4.3 करोड़ रुपए रखी गई है। ये सफेद
मोती है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मोती है। नीदरलैंड में नीलाम होने जा रहा है। 300 साल पुराना ये मोती है। अब आपको रुपहले पर्दे की भी अपडेट दे देते हैं। मोस्ट अवेटेड फिल्म संजू का आज ट्रेलर रिलीज हो गया। रिलीज होने के महज 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल हो गया। बॉलीवुड में इसे जबरदस्त पसंद किया जा रहा है। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं। संजय दत्त की बायोपिक इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया है। ट्रेलर में संजय दत्त की जिंदगी के बहुत अनछुए पहलुओं को दिखाया गया है। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूँ। 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 300